मूल अधिकार ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया गया था? यानी जो ब्रिटिश सम्राट है उसके द्वारा मैग्ना कार्टा पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, कब साइन किए गए थे? 1215। कब किए गए थे? 1215। कब किए गए थे? 1215। कब किए गए थे? 1215। अब इसके बाद अमेरिका संविधान में, यानी जो हमने मूल अधिकार लिए हैं, फंडामेंटल राइट लिए हैं, वो कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। कहाँ से लिए? अमेरिका से। अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया था? यानी 1791 में। कब? 1791। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? यानी स्वराज विधेयक के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से। कब स्वराज विधेयक के माध्यम से? कब? 1895। कब? 1895। बाल गंगाधर तिलक, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से। बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से। किसके माध्यम से? बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से। उसके बाद मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, यानी जो मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद सार्वभौमिक घोषणा किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए किसमें संशोधन करना पड़ा था? जैसे मूल अधिकारों में परिवर्तन करना है तो किसमें संशोधन करना पड़ा था? ठीक है, करना पड़ता है। यानी किसमें? संविधान में संशोधन करना पड़ता है। लेकिन क्या संविधान मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है? संविधान क्या विधि शब्द के अंतर्गत आता है? ठीक है, यानी ये हम पढ़ेंगे आगे। विधि शब्द के अंतर्गत केशवानंद भारती में का विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन क्या होता है? संविधान में संशोधन, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यानी लेकिन आधार मूल ढांचे को खराब नहीं किया जाना चाहिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी जो जिसमें भाव छुपे हुए हैं, जिसने, ठीक है, संविधान सभा के लोगों के, वो नहीं खत्म होने चाहिए। सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्ति को मर्यादित करते हैं? यानी सभी मूल अधिकार हैं वो किस प्रकार की शक्ति को मर्यादित करते हैं? कि आपको सीमा में रह के कानून बनाने आपको, ठीक है, तो कौन? विधायी शक्ति, यानी जो विधायी शक्ति जो विधि बनेगी, विधि कौन बनाएगी? कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका जो विधि बनाएगी, कानून बनाएगी पार्लियामेंट में, तो उस विधायी शक्ति को क्या नियंत्रित करती है, मर्यादित करती है। आपको का इतने दायरे में रह के ही कानून बनाने हैं। कॉमनवेल्थ इंडिया विल्स के माध्यम से 1925 में किसने मूल अधिकारों की मांग की थी? यानी मूल अधिकार की मांग किसने की थी? यानी एनी बेसेंट ने। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल्स के माध्यम से। कब? 1925 में की थी मूल अधिकारों की मांग। 1895 में किसने? स्वराज विधेयक के माध्यम से किसने? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक साहब ने की थी। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकारों पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन हुआ था? यानी मूल अधिकारों पर, यानी मूल अधिकार के जो अध्यक्ष बनाए थे वो किन्हें बनाया गया था? बाल गंगाधर तिलक साहब को बनाया गया था। किसको बनाया था? बाल गंगाधर तिलक साहब को बनाया गया था। तो कौन थे? सॉरी, बाल गंगाधर तिलक निकल गया। ठीक है, यानी वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। भावनाओं में बहकर क्या हो गया? गलत निकल गया। यानी वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। किसकी? वल्लभ भाई पटेल साहब की अध्यक्षता में। इसके बाद अल्पसंख्यक एंड मूल, ठीक है, मूल अधिकार पर परामर्श के लिए, यानी इनकी परामर्श के लिए क्या बनाई? उप समिति का गठन किया गया। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। ये हम बता चुके हैं। किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। उसके बाद
किसने मूल अधिकारों को हमारी भावनाओं के साथ किया गया, ठीक है, बाध्य एवं सभ्य, यानी मूल अधिकारों को क्या कहा कि हमारी भावनाओं के साथ किया गया बाधा एवं सभ्य विश्व के साथ की गई संधि है, यानी सभ्य विश्व हम देखना चाहते हैं, सभ्य विश्व के साथ की गई संधि है। किसने कहा? यानी कोई शिक्षक ही कहेंगे, इतनी गहराई से सोचा है, कोई शिक्षक ही कहेंगे। कौन है? राधा कृष्णन जी किए हैं, यानी पहले उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन। उसके बाद अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में क्या क्या शामिल है? राज्य में क्या क्या शामिल है? भारत सरकार एवं भारत की संसद, यानी भारत सरकार भी शामिल है, भारत की संसद भी शामिल है। प्रत्येक राज्य की सरकार एवं राज्य की विधानमंडल, यानी राज्य की प्रत्येक राज्य की सरकार, राज्य के विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? किसकी नहीं दी गई है? नागरिकों के पिछड़े वर्ग की, यानी नागरिकों के पिछड़े वर्ग की परिभाषा नहीं दी गई है। उसके बाद नागरिकों के पिछड़े वर्ग की भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? यानी कौन से भाग में उल्लेख है? भाग 3 में उल्लेख है। किस में उल्लेख है? भाग 3 में उल्लेख है। किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। किस में मिलता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है। किस में मिलता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? पीछे बता चुके हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी वहां पे कब आया था? यानी 1791। कब? 1791। 1215 ब्रिटेन में पेश की गई थी, 1791। उसके बाद भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कौन से भाग को बोला जाता है? भाग 3 को ही तो बोला जाएगा। यानी मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर हुए और इसी को मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो भाग 3 को। और मूल अधिकार, मूल संविधान में कितने ठीक है मूल अधिकार थे का प्रावधान था? 7 थे। कितने थे? 7 थे। लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में कर दिया गया है? यानी किस में था? पहले था, अब है नहीं। यानी किस में था? यानी थे कितने? 7। यानी 19 के एफ में थे, इसको च बोल रहे हैं, और 31 में थे। अब इसकी कुछ मूल अधिकार कौन से, यानी डिवीजन किया गया है मूल अधिकार, यानी समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटीज, ठीक है, समानता का अधिकार कहाँ से? 14 से 18 तक। और राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। और राइट टू एक्सप्लोटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23-24 में बताया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी फ्रीडम टू रिलीजन, इसमें 25, 26, 27, 28, 25 से 28 तक बताया गया है। और संस्कृति, ठीक है, और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी राइट टू एजुकेशन किसमें बताया गया है? 29, ठीक है, यानी 29-30 में बताया गया है। और संवैधानिक उपचार किसमें बताया गया है? 32 में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद राज्य की परिभाषा के अंतर्गत और क्या क्या आता है? पीछे हमने पढ़ा सभी अधीनस्थ, भारत सरकार, भारत की संसद आती है, प्रत्येक राज्य आता है, प्रत्येक राज्य की विधानमंडल आता है, और स्थानीय प्राधिकारी आते हैं, अन्य प्राधिकारी आते हैं। और कौन आते हैं? तेल और प्राकृतिक तेल, ठीक है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जितने भी तेल के निगम है, प्राकृतिक गैस के निगम है, वो भी आएंगे। जीवन बीमा निगम भी आएगा राज्य के अंदर। ये भी शोषण नहीं कर सकता है। ये लोग क्या कर सकते हैं? शोषित कर सकते हैं इसको, पीपल को, लोगों को, सिटीजन को, इसलिए इनको भी रख दिया गया है राज्य के अंदर। आप भी राज्य के अंदर आएंगे। और स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, ये भी संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। कहाँ से? 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को किस में रखा गया है? यानी 300A में रखा गया है, 300 च,
इसको बोलना है उसमें। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 से हटाकर संविधान के किस भाग में रख दिया गया है? कौन से भाग में रख दिया गया है? भाग 12 में रख दिया गया। ठीक है, यानी भाग 3 से हटाकर किस में रख दिया गया है? भाग 12 में रख दिया गया है। भाग 3 से हटाकर भाग 12 में रख दिया गया है। और भारतीय संविधान में के भाग 3 में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? राज्य की परिभाषा किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? यानी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? 12 के अंतर्गत आती है। इसके बाद क्या है? यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य की परिभाषा आई बिल्कुल। और संपत्ति के अधिकार को किसमें कर दिया गया? 3 से 12, 3 चक 12, यानी 44 है ना, 44वें संविधान संशोधन है। 3 चक 12, तो 12 में हो गया। इसके बाद मूल अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार की है? मूल अधिकार कैसे हैं? सकारात्मक भी हैं, कुछ लोगों को रोक भी रहे हैं काम करने से, और सकारात्मक यानी लोगों को क्या कर रहे हैं? काम करने के लिए सकारात्मक, यानी आपके काम की कोई वो नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। तो लोगों के लिए तो कैसे हैं? सकारात्मक। लेकिन राज्य के लिए, और जो राज्य की जो परिभाषा में जो लोग आते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है? नकारात्मक है, उनको रोक रहे हैं वो काम करने से। तो यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकृति है किसकी? मूल अधिकार की। मूल, ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट की। कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व विधि पर, ठीक है, लागू होता है? यानी कौन सा सिद्धांत लागू होता है? संविधान के पूर्व विधियों पर लागू होता है। ग्रहण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? ग्रहण का सिद्धांत। ग्रहण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? ग्रहण का सिद्धांत। पूर्व विधियां जो भी हैं उनको क्या किया? ज्यों की त्यों ग्रहण कर लिया गया है, यानी ग्रहण ज्यों की त्यों लागू हो जाएंगे, ग्रहण कर लिया गया है। किस रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में मूल अधिकारों की मांग की गई? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। किस रिपोर्ट के माध्यम से? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। मूल अधिकारों के संबंध में नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई? 1928 में पेश की गई। मौलिक, ठीक है, अधिकार की प्रकृति कैसी है? न्यायोचित, न्याय मिल सकता है इसमें। वाद योग्य, ठीक है, ठीक है, वाद योग्य। वाद योग्य मतलब आप क्या कर सकते हैं? न्याय मांग सकते हैं। अब गोलक बनाम पंजाब, जो कब हुआ? तो गोलक, ठीक है, तो गोल क्या होता है? गोलक कब का? 62 का, ठीक है। गोलक राज्य 1962 की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया है, ठीक है, गोलक, ठीक है, गोलक बनाम पंजाब, जो 1962 की प्रक्रिया के स्वरूप संसद ने कौन सा संविधान संशोधन किया था? कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा था? 24वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। कौन सा वाला? 24वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। इसके बाद केशवानंद भारती की केस है, जो कब का? 1973 में। कितने न्यायाधीश थे? 13 न्यायाधीश थे। और जो केशवानंद भारती केस के समय कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? तो हमने क्या कहा था? सीकरी, यानी केशवानंद भारती को क्या कर दिया? सिकरा दिया था, सिकरा, ठीक है, यानी क्या कर दिया था? सिकरा दिया था, ऐसे याद किया था, तो सीकरी। इसके बाद निर्भर की युक्ति युक्त का विषय है, ठीक है, निर्वाद की युक्ति युक्ता का विषय है। इसका मतलब क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी निर्वधान यानी रोक सकता है। युक्ति युक्ता का विषय है, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी निर्वाद, यानी रोक सकता है, निर्वाध कर सकता है, युक्त, और उस पर क्या कर सकता है? विचार विमर्श कर सकता है, का विषय है क्या? न्याय पुनर्विलोकन। यानी क्या है? न्याय पुनर्विलोकन क्या हो गया? जुडिशियल रिव्यू हो गया। न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? न्याय पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? यानी कोई कानून, कोई राज्य है, वो कोई कानून ऐसा बना देता है जो हनन कर रहा है। किसका हनन कर रहा है? फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है। तो यानी अनुच्छेद 13, 32 और 136 के तहत, 136 में क्या? जुडिशियल रिव्यू है। क्या? जुडिशियल रिव्यू है। 32 में क्या? रिट है। सुप्रीम कोर्ट
में रिट डालने का अधिकार है, संवैधानिक उपचार है। यही भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या बताया था, आत्मा बताया था कि संविधान की आत्मा 32 को बताया गया था। इसमें राज्य क्या नहीं कर सकता है, यानी राज्य उन अधिकारों को नहीं छीन सकता है लोगों से जो अधिकार दिए गए हैं संविधान सभा के द्वारा। 13 में यदि कोई कानून ऐसा बनता है जो मौलिक, ठीक है, यानी जो फंडामेंटल राइट है उनका क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, तो वो वहीं से उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही वो विधि, वो कानून क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसी मात्रा में शून्य होगा जिस मात्रा में क्या है, जिस मात्रा में हनन कर रहा है। पूरा कानून शून्य नहीं होगा, यानी जितना हनन कर रहा है वो ही शून्य होगा। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों को छीड़ या समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी मूल अधिकार को क्या नहीं किया जा सकता, छीड़ या समाप्त नहीं कर सकेंगे। यानी आप किसको समाप्त नहीं कर सकोगे, मूल अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकोगे। किसमें वर्णित है, 13 में वर्णित है। यानी 13 अनुच्छेद है वो क्या कर रहा है, आच्छादन का सिद्धांत दे रहा है, यानी ढक रहा है सिद्धांत, यानी फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या आच्छादन है। आच्छादन मतलब यानी ऊपर से ढके हुए है उसकी, यानी प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है। आच्छादन का सिद्धांत दे रहा है कौन, 13 अनुच्छेद 13। और पृथक्करणीय, यानी पृथक्करणीय सिद्धांत दे रहा है, यानी अलग कर रहा है, यानी आप जो रूल बनाएंगे वो इससे अलग बनाएंगे, ये नहीं कि इसका आनंद कर रहा है, इससे लिंक रूल नहीं होना चाहिए, पृथक कर अलग रख रहा है। और अधित्याग का सिद्धांत है, कौन सा, अधित्याग, अधि मतलब अलग, त्याग कर रहा है, यानी त्याग कर रहा है। पृथक्करणीय सिद्धांत, अधित्याग सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत किसमें, 13 में है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, यूएसए से। क्यों लिया गया है, क्योंकि यूएसए में क्या है, यानी अगर न्यायपालिका अगर हम माने तो न्यायपालिका कहाँ से ली गई है, न्यायपालिका तो 1935 के अधिनियम से ली गई है, लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू है वहां पे स्वतंत्र नहीं थी न्यायपालिका क्या नहीं थी, स्वतंत्र नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अमेरिका में न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी शक्तिशाली है। लेकिन हमने क्या किया, हमने दोनों ही को शक्तिशाली अपने अपने क्षेत्र में बना दिया। लेकिन कोई किसी के यदि कानून है, यानी विधायिका के कार्यों में जो है, यानी न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन हस्तक्षेप कर भी सकती है। कब करेगी, जब फंडामेंटल राइट, लोग क्या करें, डालेंगे, रिट डालेंगे। जब कोई कानून ऐसा बना दिया जाता है जो लोगों के अधिकारों को छीनता है, तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, यानी जो कोर्ट है वो क्या करेंगे, कोर्ट उनको क्या कर देंगे, आर्टिकल 13 के तहत उतना ही क्या कर देंगे, शून्य घोषित कर देंगे। इसके बाद 13 का जो ए है, 13 का ए के अंतर्गत संविधान के भाग 3 के से असंगत किन विधियों को शून्य विधि को शून्य घोषित किया है, यानी 13 ए के तहत भाग 3 में कौन सी असंगत मानी गई है, यानी संविधान के पूर्व विधियां, जितनी भी विधियां संविधान से पूर्व पहले बनी हुई है उनको 13 के अकॉर्डिंग क्या शून्य माना जाएगा, क्या माना जाएगा, शून्य। और अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत कौन सी विधियों को शून्य माना जाएगा, जो मूल अधिकार से असंगत, ऐसी विधियां जो संविधान के लागू होने के पश्चात, ऐसी विधियां जो संविधान के लागू होने के बाद बनी है, लेकिन वो क्या कर रही, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों का क्या कर रही, हनन कर रही, असंगत है उनसे, तो उनको भी क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। जो पहले विधियां बनी हुई हैं जो असंगत हैं उनको भी शून्य माना जाएगा। और विधि का अर्थ संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है, यानी विधि का अर्थ दिया गया है, यानी 13 में बताया गया है विधि शब्द का अर्थ, यानी विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है, विधि, ठीक है। इसके बाद यानी 13 के 3 में बताया गया है मूल अधिकारों की सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, कौन सा, 13 क्या सुरक्षा कवच है। इसके बाद किस बाद में के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी प्रतिपादित किसमें किया, आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन भीका यानी भीख मांगने वालों को क्या किया, ढक लिया, आच्छादन ढक लिया। तो ऐसे करके इसको याद करेंगे, भीका जी वाले में
आच्छादन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद याद करने की केवल तरीके भी का आच्छादन 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 अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी तो पढ़ेंगे ही, यूपीएसआई का दे रहे हैं। तो आच्छादन आच्छादन माने होता है ढकना, ढकना कवर करना। तो कवर किसको, यानी कवर भीख, जो भीखा जी कैसा लग रहा है, भीख जैसा। तो भीख भीख देने वाले क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, नहीं ठंडी लग जाएगी उनको ऐसे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई थी, यानी कौन सी अधिवेशन में क्या मूल अधिकारों की मांग की गई थी कि हमें क्या मूल अधिकार मिलने चाहिए। कराची कराची 1931 में किए गए थे, कराची 1931 में की गई थी। लेकिन संविधान सभा की मांग अगर हम बात करें तो लखनऊ अधिवेशन 1936, लखनऊ अधिवेशन 1936 में कराची वाले में क्या फंडामेंटल राइट की। कराची अधिवेशन में किन मूल अधिकारों की मांग की गई थी, उसका प्रारूप किसने बनाया था, यानी उसका प्रारूप किसने बनाया, जवाहरलाल नेहरू, हमारे प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। उसके बाद यानी मूल अधिकारों के संबंधित अनुच्छेद यानी सबको विस्तार से बताया गया। 12 क्या है, राज्यों की परिभाषा। इसके अंतर्गत भारत की सरकार, संसद और राज्य के प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी आएंगे। 13 के अंदर क्या आएगा, जल्दी से पढ़ लेती हैं, हमने ये पढ़ लिया है। यानी मूल अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने की विधि है, यानी मूल अधिकारों से अगर कोई भिन्न है तो उनको क्या कर दिया जाएगा, उसी सीमा में अल्पीकरण कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। 13 का एक क्या है, संविधान लागू होने के पूर्व सभी विधि जो संविधान के भाग 3 में उल्लेखित हैं मूल अधिकारों से असंगत हैं, यानी पूर्व पहले की विधियां जो, ठीक है, तो उनको उसी मात्रा तक शून्य माना जाएगा, यानी उसी मात्रा तक सभी, ठीक है, असंगत हैं, सभी उस मात्रा तक शून्य मानी जाएंगी। और ये क्या है, संविधान के पश्चात वाली विधियां, यानी यदि कोई ऐसी कोई विधि जो भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों से असंगत है, जो विधि उस मात्रा तक शून्य मानी जाएगी जिस मात्रा तक मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अब 3 में क्या बताया गया, 13 के 3 में विधि का अर्थ दिया गया है। अब 3 का जो 4 है उसमें क्या किया गया, यह 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 की कोई बात, ठीक है, 368 के तहत, ठीक है, किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। इसमें क्या जोड़ा गया है, अनुच्छेद जो 13 है उसकी जो बात है वो 368 यानी जो संविधान संशोधन है यानी उस पर लागू नहीं होगी। समझ में आई बात, नहीं आई, यानी 24वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं। ये कौन पहुंच गए थे, गोलकनाथ पहुंच गए थे केस करने, ये विधि शब्द के अंतर्गत आता है, मेरी प्रॉपर्टी ले ली है इनने, तो ऐसे करके इसलिए ये वाला जोड़ा गया बाद में 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। इंदिरा गांधी की सरकार थी। समझ में आई बात, नहीं आई। इसके बाद समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, यानी 14 से 18 तक है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, 14 से 18। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी सत्ता का पूर्ण नियंत्रण करता है, यानी विधायी सत्ता है उस पर पूर्ण नियंत्रण करता है, यानी क्या करता है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ठीक, कानून के समक्ष समानता, यानी, ठीक है, विधायिता सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है। 13 वो 14 कौन है, 14, तो इसमें बहुत सारे बच्चे 13 कर देंगे, ठीक है, इसको ध्यान से याद रखना है। विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण किसमें, 13 में नहीं 14 में होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण, ये 14 है, ये सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ग विभेद का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन वर्गीकरण की क्या करता है, अनुमति देता है। वर्ग विभेद का क्या करता है, निषेध करता है। वर्ग विभेद नहीं होगा, लेकिन क्या करता है, वर्गीकरण की अनुमति देता है। 14 अनुच्छेद कौन सा, 14, इसमें 15 करेंगे बच्चे, लेकिन क्या होगा, 14 होगा।
इसके बाद विधि का नियम। विधि का नियम कानून का अधिराज्य का अर्थ क्या है? ठीक है, समान परिस्थिति में समान व्यक्ति के लिए एक सा कानून और एक सा न्यायतंत्र। यानी विधि का नियम का मतलब क्या है, कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, समान परिस्थिति में क्या होगा, समान व्यक्ति के साथ एक सा कानून होगा, लेकिन असमान परिस्थिति में कैसा होगा, असमान न्याय भी हो सकता है। परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, समान। ये इसमें उल्लेखित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किस अनुच्छेद को सर्वग्राही रूप में प्रतिपादित किया गया है? सर्वग्राही रूप में प्रतिपादित किया गया है किसमें? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में। अब जो इंदिरा साहनी वाला केस है, जो समता का सिद्धांत यानी किस बाद में, ठीक है, अभिनार्दित किया गया है कि अनुच्छेद 14 में उल्लेखित समता का सिद्धांत संविधान का, ठीक है, आरक्षणिक लक्षण है। यानी इंदिरा साहनी वाले केस में क्या समता का सिद्धांत है, वो कैसा आरक्षणीय लक्षण है, आरक्षणिक आधारिक, कैसा है, आधारिक लक्षण है। कैसा लक्षण है, आधारिक लक्षण है इंदिरा साहनी वाले केस में। यानी समता का सिद्धांत किस केस में, इंदिरा साहनी। यानी समता का सिद्धांत, समता यानी समानता, कौन, समानता, ठीक है, समानता की गई थी, इंदिरा साहनी ने समानता की थी। इसके बाद भारतीय संविधान के भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद नैसर्गिक न्याय का एक अंग है? नैसर्गिक न्याय यानी प्राकृतिक न्याय, नैसर्गिक न्याय यानी प्राकृतिक न्याय का, यानी 14, कौन सा 14। इसके बाद धर्म के आधार पर विभेद, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ग के आधार पर विभेद। यानी कैसा है, वर्ग के आधार पर विभेद। यहाँ क्या है, धर्म के आधार पर विभेद। धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिबंधित कौन करता है, 15, अनुच्छेद 15। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन, यानी मद्रास राज्य और दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। किसको? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। किसमें संशोधित किया गया था? ठीक है, किस अधिकार में संशोधित किया गया था? यानी मौलिक अधिकार में संशोधित किया गया था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। किसमें? दोयराजन वाले केस में 1991 में। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार यानी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पे क्या है, वर्ग विभेद निषेध है, वर्ग विभेद निषेध। यहाँ पे क्या है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार 15 में। किसमें? 15 में। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान और इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? किसमें लिखा है? 15 में लिखा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है? यानी राज्य क्या नहीं कर सकता है? विभेद नहीं कर सकता है, यानी नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है। कौन सा? 15 का ए रोकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य और निजी व्यक्ति दोनों को आदेशित करता है? कौन सा है जो राज्य को भी आदेशित करता है और निजी व्यक्ति को भी आदेशित करता है? 15 का 2। कौन सा? 15 का 2। अनुच्छेद 15 का 3 के माध्यम से राज्य को किसके लिए विशेष उपबंध की शक्ति प्राप्त है? यानी किसके लिए विशेष उपबंध की? 15 के 3 में क्या बताया गया है? राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए क्या विशेष नियम बना सकता है? स्त्रियों के लिए और बालकों के लिए विशेष कानून। यानी अब ये नहीं कह सकते कि लिंग और लिंग के आधार पर क्या हो गया, भेदभाव हो गया, तो ये नहीं कह सकते। विशेष विधि बना सकता है, विशेष शक्ति भी उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें क्या एक्सेप्शन है। और प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा मूल अधिकारों में कौन सा अनुच्छेद नया जोड़ा गया है? कौन सा अनुच्छेद नया जोड़ा गया है? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में कौन सा अनुच्छेद
जोड़ा गया है, 15 का 4 जोड़ा गया है। कौन सा जोड़ा गया है? 15 के 4 जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 के अनुच्छेद 5(5) को समाविष्ट किया गया है, यानी ऐड किया गया है। यानी प्रथम के द्वारा 15 का 4 और 15 का 5 किससे? 93 के द्वारा 2005 में। इसके बाद घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम को किस बाद में संवैधानिक घोषित किया गया है? यानी किस बाद में क्या कहा गया है कि ये संवैधानिक है, संवैधानिक घोषित किया गया है? डी पालराज, ठीक है, डी पालराज में कहा गया है। ठीक है, यानी पाल, समझ में आई बात? नहीं आई? यानी कैसा है? पालराज, डी पालराज। इसके बाद संविधान में किस बाद के पश्चात अनुच्छेद 15(5) का समावेशन किया गया है? किस बाद की? यानी कौन सा बाद हुआ था? किस बाद के बाद ये संशोधन किया गया? कौन सा संशोधन? 93वां संशोधन किया गया। पीए इनाम दिया जाएगा, इनामदार के उसमें। किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए, यानी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से क्या पिछड़े लोग हैं के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध करने का प्रावधान किया गया है? यानी 15 के 5 में क्या? विशेष उपबंध। लेकिन ये भेदभाव हो रहा है ना, यानी जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हो रहा है। ठीक है, मूल वंश के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तो ये क्या एक्सेप्शन जोड़ा गया है इसमें कि राज्य क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए क्या कर सकता है? अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए क्या कर सकता है? राज्य विशेष उपबंध करने का प्रावधान कर सकता है। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है? अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है किसमें? 15 का 4 में और 16 का 4, 15 का 4, 16 का 4, 15 का 4 में और 16 का 4 में प्रावधान किया गया है कि राज्य अन्य पिछड़े वर्ग की आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे भी तो भेदभाव हो रहा है। अगर 15 के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा केस था? इनामदार ने केस कर दिया। ठीक है, इनामदार तो 15वां है, 15वां का शैक्षणिक, यानी यहाँ पे भी भेदभाव किया था। इसके बाद 103वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ता है? 103वां, यानी 103 में क्या है? 103वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है? 15 का 6 और 16 का 6, 15 का 6 और 16 का 6। इसके बाद संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है? क्या अवसर? आपको अवसर की समानता है, समानता, कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर भी क्या आरक्षण वगैरह, तो इसमें प्रावधान जोड़े गए, एक्सेप्शन जोड़े गए। यानी अनुच्छेद 16 का ए और 16 का बी, अनुच्छेद 16 का सभी नागरिकों को अवसर की समानता, किसकी? अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 ए और 16 बी। 16(2) भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के अधीन नियोजन की दशा में लागू होता है? राज्य के अधीन नियोजन, ठीक है, नियोजन यानी लोक नियोजन क्या है? लोक अधीन नियोजन, लोक नियोजन क्या कहेंगे? अवसर की समानता, लोक नियोजन अवसर की समानता किसमें? 16 में लागू होता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखने हमें, अनुच्छेद 15 का 6 है, उसके तहत क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर, यानी जो आर्थिक रूप से क्या है? कमजोर हैं वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनके लिए क्या विशेष प्रावधान, आरक्षण वगैरह दिया गया है। और जो अनुच्छेद 15 का जो ए है उसमें तो ये आर्थिक रूप से कमजोर, और 15 का जो बी है उसमें 15 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण, यानी शिक्षण संस्थानों में क्या 10% उनका आरक्षण किया गया है। उनकी सीटें और कोई नहीं घेर सकता है, बेशक उनकी कट ऑफ कम जाए। ठीक है, शिक्षण संस्थानों में
आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 16 का 6 यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी पद और नियुक्ति में अधिकतम यानी पदों में और नियुक्ति में अधिकतम क्या होगा 10% की सुविधा प्रदान की जाएगी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। पदों और नियुक्ति में अधिकतम यानी अधिकतम कितनी 10% सुविधा प्रदान की जाएगी। उसके बाद भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का यानी समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक यानी समान कार्य के लिए क्या मिलना चाहिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये किसमें मौलिक अधिकार में निहित है। ठीक है, मौलिक अधिकार निगम करने हेतु ठीक है क्या है सक्षम किस अनुच्छेद के तहत किया गया है यानी संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 14 में क्या कोई भेदभाव नहीं इक्वलिटी बिफोर लॉ कानून के समझ समानता और अवसरों की समानता और संविधान की समाजवादी शब्द को अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो हमें ये लगेगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार ठीक है निगम करने हेतु क्या है सक्षम है क्या है सक्षम है। अगर इनको एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो संविधान में अनुच्छेद 16 का 4 जो अ है 16 का 4 अ है कि संविधान संशोधन के माध्यम से अंतर स्थापित किया गया किसके माध्यम से 77वें संविधान संशोधन के माध्यम से अंतर स्थापित किया गया। इसके बाद अनुच्छेद 16 का जो 4 है किसके लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है यानी किसके लिए पदोन्नति में प्रावधान करता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में। ठीक है, नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसके बाद प्रथम पिछला वर्ग आयोग यानी जो प्रथम पिछला वर्ग आयोग है वो कब बना प्रथम पिछला वर्ग आयोग 29 जनवरी 1953 में बना। कब बना 1953 में 29 जनवरी को बना। प्रथम पिछला वर्ग आयोग की अध्यक्ष कौन थी काका थी काका काले ठीक है कालेलकर ठीक है काका कालेलकर कौन थे काका कालेलकर। यानी द्वितीय पिछला वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था द्वितीय तो बीडी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में बीडी मंडल की। अस्पृश्यता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में 17 में है किसमें 17 में है। उसके बाद मूल अधिकार किस संवर्ग में अस्पष्ट रूप से किए गए ठीक है यानी मूल अधिकार जो हमारे मूल अधिकार किस संवर्ग में अस्पष्ट रूप से किए गए थे विभेद के विरुद्ध संरक्षण ठीक है समाविष्ट है समता का यानी जो अस्पृश्यता वाला जो है वो किसके अंदर है यानी समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी ठीक है यानी राइट टू इक्वलिटी वाले में है। यानी किस वाद के माध्यम से यह अधिन निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 18 में उस अधित्याज्य उपाधियों का ठीक है प्रतिषेध किया जाता है जो अनुवांशिक होती हैं जो कैसी अनुवांशिक होती हैं यानी प्रत्याज्य उपाधियों का प्रतिषेध किया जाता है जो कैसी अनुवांशिक होती हैं। किसमें बालाजी राघवन यानी इसमें क्या लिखा हुआ है किस वाद के माध्यम से यह अधिनिर्धारित किया गया कि 18 में उन अधिजात्य ठीक है अधिजात्य उपाधियों का प्रतिषेधन किया गया है जो अनुवांशिक होती हैं जो कैसी अनुवांशिक होती हैं। यानी किसमें यानी बालाजी राघव ठीक है राघवन यानी बालाजी राघवन वाले में केस में कहा गया। इसके बाद क्या है अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है उपाधियों का अंत बताया गया। अब इसके एक आर्टिकल को हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 18 कौन कौन सी आप धारण नहीं कर सकते उपाधि यानी
राज्य सेना विधि विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी राज्य जो उपाधि देगा वो सेना देगी, वो सेना ने जैसे अग्निवीर दी तो वो मानी जाएगी, और विद्या रूपी उपाधि भी मानी जाएगी, जैसे डॉक्टर वगैरह लगाते हैं वो तो उपाधि प्रदान करेगा। ठीक है, उसके सिवाय कोई उपाधि नहीं मानी जाएगी इनके सिवाय। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, दूसरे में ये बताया गया है। तीसरे में क्या बताया गया है, कोई राज्य जो भारत का नागरिक नहीं है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए, यानी जो क्या नहीं भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ और विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि यानी विश्वास में या राज्य द्वारा लाभ पद पर, तो किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी कोई व्यक्ति जो क्या लाभ के पद पर नहीं है और वो राज्य के अधीन क्या है विश्वास या लाभ के पद पर को धारण किए हुए है, किसी विदेशी राज्य से क्या नहीं करेगा, फिर वो उपाधि धारण नहीं करेगा जब तक क्या नहीं होगा, जब तक राष्ट्रपति अनुमति न देंगे तब तक। उसके बाद यानी 18 का जो 4 है उसमें क्या बताया गया है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास पर पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई उपाधि, कोई भेंट, कोई उपाधि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। कौन व्यक्ति, कोई व्यक्ति। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, केवल इसमें कोई जो भारत का नागरिक नहीं है वो बताएगा, इसमें क्या कब कहा गया है, कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी से। ठीक है, इसमें ये बताया गया। अब पद्म पुरस्कार की घोषणा किस वर्ष की, यानी पद्म पुरस्कार की घोषणा किस कब की, 1954 में की। 1954 में की। भारत में अस्पृश्यता निवारण किन किन माध्यमों से किया जा सकता है, यानी अस्पृश्यता का निवारण कैसे कैसे किया जा सकता है, यानी छुआछूत कैसे खत्म की जा सकती है, या तो फिर कानून बनाकर कर सकते हैं। कानून बनाकर तो हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। शिक्षा की उन्नति द्वारा, यानी शिक्षा को बढ़ा दें तो लोगों को जागरूक कर दें, जन जागरण के द्वारा कानून बनाकर, और शिक्षा की उन्नति के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आगे का हम आगे पढ़ते हैं।